दोस्तों नमस्कार। IAS PCS एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे डेली वाइज करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे और ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। और जो भी चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे वो PCS का हो, किसी भी स्टेट PCS हो, अगर करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएगा तो आपके ये क्लास के डिस्कशन से आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। अभी आपने इसके पहले CDS NDA का हुआ तो सारे क्वेश्चन करंट के फंसे और भी UP PCS हुआ और काफ़ी हौच पाँच वाला करंट अफेयर्स पूछा गया, लेकिन उसके बावजूद करंट अफेयर्स पूरा का पूरा फंसा हुआ है और उसका हमने साच के रूप में देखना है तो IAS PCS एग्ज़ाम्स टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये PDF भी शेयर कर दी जाएगी। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है आपको जो यहाँ डिस्कस किया जा रहा है, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है। पहला इसमें टॉपिक है कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ये लॉन्च किया गया। तो पहला जानिए मेरी लाइफ, ये लाइफ है क्या? तो ये लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट को दर्शाती है, यानी ऐसी जीवन शैली होनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, ना कि उससे प्रतिकूल हो। तो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसे आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या यह एक प्रकार का मेगा कैंपेन है, यानी एक प्रकार का जन जागरूकता वाला अभियान है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाएगा कि वह ऐसी जीवन शैली को परित्याग करें जो इन्वायरमेंट पर्यावरण के प्रतिकूल हो और ऐसी जीवन शैली अपनाएं जो पर्यावरण के साथ साथ इको फ्रेंडली के रूप में विकसित हो। और इसमें RRR पे बल दिया जाएगा। और RRR है क्या? जो अपशिष्ट प्रबंधन होता है उसी की मीन्स में आप इसका जहाँ भी ज़रूरत हो कैसे पर्यावरण को संरक्षित किया जाए वहाँ पर इस RRR को ज़रूर आप मेंशन करिए। RRR का मतलब रिड्यूस, जो पर्यावरण को चीज़ें नुकसान पहुँचाती है उनको रिड्यूस कम किया जाए और एक ही चीज़ का बार बार इस्तेमाल किया जाए जिससे रीयूज कहा जाता। और फिर जो ख़राब वस्तुएं हैं उनका फेंकने के बजाय उनको रिसाइकिल किया जाए। तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो लाया गया है, पहल चल रही है, यह वेल्थ फ्रॉम वेस्ट, यानी जो अपशिष्ट होता है उसको कैसे धन के रूप में परिवर्तित किया जाए, यह भी बजट 2023-24 में इसकी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कितने ये वेस्ट टू वेल्थ प्लांट लगाने की बात की गई, क्या ये 500 हैं? बजट 2023-24 के अनुसार आपको बताना है। और ये किस मिनिस्ट्री का है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, उसकी पहल है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन जो शहरी 2.0 चल रहा, उसको भी उसके अनुरूप है। अब बात यहाँ आती है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, जिसे स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के नाम से जाना जाता, इसको माननीय मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2021 को ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि पहली बार 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था, लेकिन इसका सेकेंड फेज जो है यह 2 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया। इसी को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के नाम से जाना गया। हालांकि इसकी उद्घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी। ये 5 वर्षों के लिए है। जो स्वच्छ भारत शहरी मिशन अर्बन 2.0 है, ये अगले 5 वर्षों के लिए है। और इसमें कचरा मुक्त शहरों का, यानी जो शहर होंगे वो कचरा मुक्त होंगे, इसका प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें सरकार शौचालयों को सुरक्षित प्रवाह, मल कीचड़ के निपटान और सेप्टेज का उपयोग करेगी। और इसके लिए टोटल लागत कितनी आने वाली है? तो 1.41 लाख करोड़ आएगी। और ये 2021 से लेकर 26 यानी अगले 5 वर्षों तक ही रहने वाला है। इसका पहला फेज पूछा जाए, पहला चरण कब शुरू किया गया था? तो यह 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। उद्देश्य वही बताया कि शहरों को, जो भारत के शहरी भारत है, उसको ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना, यानी खुले में जो शौच लोग जाते हैं उसको फ्री बनाना। और नगर पालिका में जो ठोस कचरा होता है इसका 100% साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट हो, वैज्ञानिक प्रबंधन करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके अलावा खुले में शौच का उन्मूलन करना, इसके अगर उद्देश्य की बात किया जाए, और हाथ से मैला धोने की प्रथा को समाप्त करना, ये भी है। नगर पालिका स्तर पर आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था, जिसे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कहा जाता, लागू करना। पब्लिक हेल्थ के संदर्भ में
स्वच्छता को लेकर लोगों में जागरूकता आए तो जागरूकता फैलाने के कार्यक्रम चलाना। इसके अलावा जो अर्बन लोकल बॉडी होती हैं सारी स्थानीय निकाय, इनको मजबूत किया जाए, क्योंकि जब तक ये मजबूत नहीं होंगी तब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है पूंजीगत व्यय और मिशन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका संचालन और रख रखाव में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण बनाना, यानी जो निजी क्षेत्र है वो भी आए और इसमें पार्टिसिपेट करे। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन है, तो इसमें पहला हाउस होल्ड टॉयलेट्स का निर्माण किया जाए और ख़राब शौचालयों की मरम्मत की जाए, पहला। दूसरा, सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का कम्युनिटी तथा पब्लिक टॉयलेट के रूप में यानी क्या किया जाए, दो, एक सामुदायिक आम लोगों के लिए हो, एक पर्सनल हो, तो सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय सबसे ज़्यादा बनाया जाए, बाकी लोग निजी तो बनवा ही लेते हैं। इसके अलावा शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो बनाया जाए और योजना के क्रियान्वयन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग हो, प्रशासनिक ढांचे का निर्माण किया जाए। तो ये पहली न्यूज़ थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी ये इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन ग्रुप की बैठक हुई है, यानी ये तीसरी है। इसके पहले 2 बैठक एनर्जी को लेकर के हो चुकी हैं और ये G20 की आपको पता है कि अध्यक्षता भारत 2023 में कर रहा है और उसी के अंतर्गत ये थर्ड एनर्जी ट्रांजिशन ग्रुप की बैठक हो रही है। तो ये किसके द्वारा हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा की जा रही है और साथ में इसमें भारत की जो इरेडा है वो और विश्व की इरेना, कौन सी, विश्व की इरेना, ये इरेना लिख लीजिए, इरेना, ये इरेना है, इन दो के यानी सह आयोजन के साथ इसे किया जा रहा। और इसमें प्रमुख जो कहा जाए विषय क्या था, लो कास्ट फाइनेंस फॉर न्यू एंड एनर्जी टेक्नोलॉजी, और जो न्यू नवीन और एनर्जी टेक्नोलॉजी के लिए कम से कम फाइनेंस में कैसे, कम लागत में कैसे फाइनेंस किया जाए उसी को लेकर के इसमें था। और इसमें प्रमुख रूप पे जो ये कहाँ हुआ, अब सबसे ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है तो याद रखिए मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया गया है। और इसमें क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, अब ये अलग से क्वेश्चन में इसमें बनेगा कि उभरती हुई व क्रांतिक प्रौद्योगिकियों के आप क्या समझते हैं, तो ये कौन कौन सी हैं जो इमर्जिंग उभरती हुई टेक्नोलॉजी हैं। तो इसमें बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन हाइड्रोजन के लिए मिशन भी भारत का में लॉन्च किया गया। अब तटीय ऊर्जा यानी पवन जिसे ऑफशोर विंड कहा जाता, बायो एनर्जी, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन, ये अलग से एक कॉन्सेप्ट है, किसी दिन बताएंगे। तो इन सब को लेकर के क्या किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है इसमें। अगला अमृत भारत स्टेशन स्कीम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस बार UPPCS के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि इसे 10 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था भारतीय रेलवे मंत्रालय के द्वारा। और इसमें किया क्या जाएगा, पूरे भारत से जो रेलवे हैं उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, अर्थात न्यू आइडेंटिटी ऑफ न्यू इंडिया के अंतर्गत, यानी नया भारत और नई पहचान के अंतर्गत भारत के टोटल कितने 1275 रेलवे स्टेशन को चुना गया है, उनका आधुनिकीकरण किया जाएगा, यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेलवेज होगा। और इस स्कीम में कंटिन्यूअस बेसिस के आधार पर लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म विजन के अंतर्गत क्या किया जाता है, स्टेशनों का विकास किया जाता है जिससे वो समावेशी व धारणीय हो पाए। इसके अलावा यह मास्टर प्लानिंग पर आधारित है और ये लॉन्ग टर्म के लिए है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मास्टर प्लान के अंतर्गत किया जाता है कि किसी विशेष स्टेशन कोई स्टेशन है उसकी क्या कमी है, यानी वहाँ पर कौन सी बुनियादी ढांचे और होनी चाहिए, उसी को ध्यान में रखते हुए ज़रूरत के हिसाब से उसका आधुनिकीकरण किया जाता है। इसके अलावा प्रमुख रूप से इसमें फोकस किस पे रहता है, तो ये सुरक्षा सुनिश्चित हो, यानी सेफ सुरक्षित हो स्थान, ये नहीं कि और कंफर्टेबल हो और साथ में साफ़ सुथरा हो, और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए यहाँ परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, इस योजना के अंतर्गत पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो रेलवे स्टेशन है 149, वो कहाँ से अभी बताएंगे कहाँ क्या हैं, देख लीजिए 149 रेलवे स्टेशन को इसमें चुना गया है। 1275 ये टोटल रेलवे स्टेशन है, जिनमें से आंध्र प्रदेश के कितने हैं 72 हैं, अरुणाचल प्रदेश का 1 है, असम का 49 है, सा का साम इसका 7 से सम का 7 उठा लीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए 49 बन जाएगा। एक नज़र देख लीजिए बिहार, बाकी अपने अपने स्टेट वाले अपने अपने राज्यों में कितने शामिल हुए उसको याद कर लीजिए। तो हमने कहा आंध्र प्रदेश का 72 है, इसमें अरुणाचल का 1 है, असम का 49 है, बिहार वाले भी ये अपना याद कर लीजिए, बिहार की 86 है, क्वेश्चन पूछा जा सकता, छत्तीसगढ़ का 32 है,
दिल्ली का 11 है, गोवा का 2 है, गुजरात का 87 है, हरियाणा का 29 है, हिमाचल प्रदेश का 3 है, झारखंड ये याद कर लीजिए आप लोग 57 है, 57 है, कर्नाटक का 55 है यानी रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा, केरल का 34 है, एमपी का 80 है, महाराष्ट्र का 123 है और मणिपुर का 1 है, मेघालय का 1 है, मिजोरम का 1 है, नागालैंड का 1 है, लेकिन ध्यान रखिए उड़ीसा का 57 है। उड़ीसा का कितना है? 57 है। इसके अलावा इधर पंजाब का 30 है, राजस्थान का 82 है, सिक्किम का 1 है, तमिलनाडु का क्या है 73 है, तेलंगाना का 39 है, त्रिपुरा का 4 है, चंडीगढ़ का 1 है, जम्मू कश्मीर का 4 है, पुडुचेरी का 3 है, उत्तराखंड का 11, वेस्ट बंगाल का 94, सबसे ज़्यादा कहाँ का आपने देखा 149 यानी यूपी का है सबसे ज़्यादा, इसमें उसी का शामिल, टोटल 1275 इसमें है। अगला एक ऐप भी लॉन्च किया गया, ये 15 मई 2023 को मेरी लाइफ है मोबाइल ऐप है। तो ये पूछा जा सकता है, लाइफ का मतलब वही है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, और इसे कब लॉन्च किया गया? तो ये 15 मई 2023 को लॉन्च किया गया। अब 15 मई 2023 को लॉन्च किया गया, मई चल रहा आपको पता, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। तो उसमें जो यूथ को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कैसे आगे लाया जाए, उसी को ध्यान में रखते हुए इसे लॉन्च किया गया है। पूरी इसमें अब प्लानिंग होगी और इसे अब जाहिर सी बात है कौन लॉन्च किए होंगे? तो श्री भूपेंद्र यादव जो इस समय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मंत्री हैं। और ये जो विकसित किया गया, आपको पता है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये COP26 का आयोजन जो हुआ था उसी की अवधारणा पर आधारित है। और इसमें जो बिना सोचे समझे यानी माइंडलेस और वेस्टफुल तरीके से कंजप्शन जो किया जाता है, उसके स्थान पे माइंडफुल बुद्धिपूर्ण तरीके से और डेलिब्रेट का मतलब सोच समझ के कैसे संसाधनों का यूटिलाइजेशन किया जाए, उनका उपयोग किया जाए, उसी पे ये मेन फोकस है। इसमें वही लोगों को जागरूक किया जाएगा। और ये मिशन लाइफ कब का है? तो ये लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसकी फुल फॉर्म है। इसे पीएम मोदी जी के द्वारा 20 अक्टूबर, ये याद कर लीजिए डेट, आगे पूछा जा सकता है 20 अक्टूबर 2022 को। कब? तो 20 अक्टूबर 2022 को कहाँ से? गुजरात के केवड़िया से इसे लॉन्च किया गया था। अब बात करें कि मिशन लाइफ बता ही चुके हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट यानी अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाना ताकि वह पर्यावरण के अनुकूल हो। तो इसमें नेशनल स्तर पे जो कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी लाइफ की है, ये कौन? वही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसकी नोडल एजेंसी है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट अगला एग्जाम के लिए भी याद रखिएगा, 5 जून को पीछे भी बताइए पर्यावरण दिवस अब आने वाला है, मनाया जाएगा। और 2023 की थीम ये है, आप याद कर लीजिए, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी जो प्लास्टिक प्रदूषण होता है उसका समाधान क्या है। तो ये सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इसका क्या इस बार की 2023 की थीम रखी गई। अगला फिर इम्पॉर्टेंट अगला टॉपिक G20 सेकेंड कल्चर ग्रुप मीटिंग हुई है। पहली इसकी कहाँ हुई थी? तो खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई थी पहली सांस्कृतिक वाली मीटिंग। अब दूसरी वाली हो रही, तो अब सब निपटाते हम लोग चलेंगे जैसे जैसे होती जाएंगी। तो ये दूसरी कहाँ? भुवनेश्वर उड़ीसा में हो रही है। और उड़ीसा के जो प्रमुख स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं, स्थापत्य कला, उसको यहाँ दिखाया जाएगा, जिनमें कोणार्क का सूर्य मंदिर, अब आपको कमेंट बॉक्स में करना है कोणार्क का सूर्य मंदिर गंगवंश के कौन शासक बनवाए थे, उनका नाम आपको लगाना है। उसके बाद ये जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल कर लिया गया। उदयगिरी गुफाओं को दिखाया गया है। यहाँ के जो डांस है, जिनमें सिंगारी, ये याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जिनमें ओडिसी तो आप जानते हो क्लासिकल डांस में आता है, दूसरा सिंगारी है, तीसरा संबलपुर है, चौथा गोटीपुआ है। तो ये याद कर लीजिए, सिंगारी संबलपुर, ओडिसी और गोटीपुआ, ये बिल्कुल याद कर जाना है। अगला अब इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन की ओर चलते, जो आपके एग्जाम के लिए पूछे जा सकते। आसियान पर्यटन फोरम यानी आसियान टूरिज्म फोरम 2024 की मीटिंग कहाँ होने वाली? लाओस में होने वाली है। और ये थीम याद रखिएगा, क्वालिटी एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान फ्यूचर, ये थीम रखी गई। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि आसियान इसकी अध्यक्षता कर रहा, इसके पहले 2004 और 2013 में आसियान अध्यक्षता कर चुका है। अगला डीप ओशन मिशन, ये काफ़ी चर्चा में रहता है। जान लेते हैं आज की डीप ओशन मिशन होता क्या। इसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। इसमें जो महासागर हैं, उनके अंदर 1000 से लेकर 5500 मीटर की गहराई में जो भी मानव जाएंगे और वहाँ पर जो एक्सप्लोरेशन है उसमें पता लगाने के लिए जाएंगे। और एक्सप्लोरेशन किसका करेंगे? तो पॉलीमेटेलिक मैग्नीज
नोड्यूल्स होते हैं, गैस हाइड्रेट्स होती है, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड होता है, कोबाल्ट, इनको इसमें खोजने का प्रयास किया जाएगा, पता लगाया जाएगा। और इसको कौन, तो ये जो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कहाँ है, इसके द्वारा ये नोडल एजेंसी, इसका क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया गया। अब कुछ इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन को चलते, जैसे पासांग दावा शेरपा ये 26वीं बार माउंट एवरेस्ट को फतह कर लिया, दूसरे विश्व के व्यक्ति बन गए। इसके पहले 27वीं बार कौन, कामी रीता ने यानी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। और माउंट एवरेस्ट की अगर बात करें तो ये विश्व की यानी ऊंची चोटियों में शुमार होती है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसे तिब्बती भाषा में क्या, चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। और ये हिमालय में स्थित है। और इसी जो ये माउंट एवरेस्ट है, ये आपको एक व्यक्ति थे ब्रिटिश, उनके नाम पे माउंट एवरेस्ट था, उन्हीं के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। इसके बाद इसमें आइए अगला देख लीजिए, पहली बार ये कब, इसमें तो 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे के द्वारा पहली बार चढ़ाई की गई थी। अगला, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, इसे क्वेश्चन पूछे जाते, अभी आपने देखा होगा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लंदन में भारत का गौरव सम्मान किसको दिया गया, तो पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कौन, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को ये पुरस्कार, ये गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। अगले सीबीआई के डायरेक्टर कौन होने वाले हैं, प्रवीण सूद रहने वाले हैं। तो अब सीबीआई के बारे में आप लोग जान लीजिएगा, मेंस में हालांकि चर्चा की जाएगी। और सबसे लास्ट आज का क्वेश्चन, 2022-23 में भारत का सर्वाधिक जो निर्यात एक्सपोर्ट किया है, तो किसी दूसरे देश से जब हम सामान मंगाते तो आयात बोलते हैं, जब बेचते हैं तो उसे निर्यात के नाम से जाना जाता है। तो ये निर्यात कौन निर्यात में आ गया, तो निर्यात में याद रखिएगा, यानी नंबर 1 पे यूएसए है, नंबर 2 पे यूएई पहले से था, लेकिन नंबर 3 पे अब कौन, नीदरलैंड हो गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, नंबर 3 पे नीदरलैंड है। तो ये वीडियो आज यहीं समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।